नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। देश में कोरोना के केसेस लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की हुई है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों के साथ। तो आज सीएम योगी लखनऊ में पोषण माह की शुरुआत करेंगे। इस दौरान सीएम 91 बाल विकास परियोजना अधिकारियों को नियुक्ति पत्र भी देंगे। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का समापन करेंगी। इस दौरान मायावती का संबोधन भी होगा। बताया जा रहा है कि मायावती कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद भी करेंगी। उधर सियासी अगर बात करें, गहमा गहमी के बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज अयोध्या के दौरे पर आ रहे हैं। ओवैसी अयोध्या के रुदौली में शेख मखदूम शाह की दरगाह पर जियारत करेंगे और उसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और नोएडा सुपरटेक ट्विन टावर केस में SIT जांच का आज दूसरा दिन है। आज SIT के 3 और सदस्य नोएडा अथॉरिटी आ सकते हैं। SIT 40 मंजिला ट्विन टावर बनने के दौरान हुई गड़बड़ी की PPT बनाएगी। इससे पहले SIT ने प्लानिंग विभाग के सभी दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है। यहां पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है। ट्रक और कार की टक्कर हुई है जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। कार सवार 2 दंपत्ति और एक बच्चे की मौत हुई है। हादसे में 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कार में 2 परिवार के 8 लोग जो है इसमें सवार थे। देखिए, 2 हस्बैंड वाइफ यानी कि 2 कपल से और 4 बच्चे थे। पुलिस ने ट्रक को भोजपुर थाना इलाके में पकड़ा। मसूरी थाना इलाके का ये मामला है। दोनों कपल जो है हस्बैंड वाइफ, उनकी डेथ हो गई। एक बच्चा भी है मरने वालों में। 4 बच्चे जो हैं गंभीर रूप से 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। उधर कुशीनगर में ट्रिपल मर्डर की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है। आरोप के मुताबिक पति ने पत्नी और 2 बच्चों को गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया और वारदात को अंजाम देने के बाद सरेंडर करने खुद थाने पहुंच गया। मृत महिला के परिजनों ने युवक पर भाभी के साथ अवैध संबंध होने का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तुरपट्टी थाना क्षेत्र की ये वारदात बताई जा रही है। अशोक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अशोक, इस पूरी खबर के बारे में बताइएगा। जी, ये तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र का मामला है। रात में पति पत्नी और 2 बच्चे सोए थे। रात में ही राजेश नाम के व्यक्ति ने जो घटना को अंजाम दिया और सबको पता तब चला जब वह जो है हथियार, धारदार हथियार से जिससे उसने अपने पत्नी और बच्चों की हत्या की थी, वो लेकर थाने पहुंच गया। उसके बाद पुलिस सक्रिय हुई। उसके बाद उसके घर गई। उसके घर का दरवाजा खोला गया तो बिस्तर पे 2 बच्चे थे उसके और पत्नी मृत पाई गई। तो कुल मिलाकर पुलिस जांच कर रही है कि आखिर उसने ये कांड क्यों किया। हालांकि जो मृतक महिला है उसके परिजनों का आरोप है कि जो हत्यारा राजेश है उसका अपनी किसी रिश्तेदार से अवैध संबंध चल रहा था, जिसके कारण उसने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। उत्तराखंड के ऋषिकेश में रानी पोखरी पुल टूटने के बाद वैकल्पिक मार्ग और ह्यूम पाइप की मदद से अस्थायी पुल की व्यवस्था की गई थी ताकि लोगों को आवाजाही में दिक्कतें ना हो। लेकिन रात हुई बारिश से फिर जाखल नदी उफान पर है और नदी में आए ज्यादा पानी की वजह से वैकल्पिक मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही अस्थायी पुल भी टूट गया। बता दें कि पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद वैकल्पिक मार्ग व पुश्ते बनाए जाने का काम चल रहा था, लेकिन आज आए तेज पानी की वजह से नदी किनारे खड़ा पानी का टैंकर व तार जाल भी पानी में बहाव में बह गए। मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया और एक बार फिर से आवाजाही बंद हो गई है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, एक विकल्प के तौर पर मार्ग बनाया गया था लेकिन वो भी अब तबाह हो गया। आशीष, ताजा स्थिति क्या बनी हुई है? जीनत, आपको बताना चाहते हैं कि पानी का बहाव इतना तेज है जिसने सारी चीजों को बहा के अपने साथ ले गया है। जो वैकल्पिक मार्ग कल पूरे ट्रैफिक के साथ चल रहा था वो आज पूरा बर्बाद हो गया है और वहां पानी ही पानी दिख रहा है, जिसके चलते अभी मुसीबतें बढ़ गई हैं। जो ऋषिकेश से देहरादून और देहरादून से ऋषिकेश जाते थे और राजधानी का संपर्क यहां से कट गया है। वैकल्पिक मार्ग के तौर पर नेपाली फार्म का जो तिराया है वहां से यूज किया जा सकता है देहरादून आना जाना। जी जी। ठीक, तो कुल मिलाकर अब जो हमें कहें कि जो वैकल्पिक मार्ग था वो क्षतिग्रस्त हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज लखनऊ में प्रबुद्ध विचार गोष्ठी करेंगी।
बीएसपी कार्यालय पर प्रबुद्ध विचार गोष्ठी के दौरान मायावती बीएसपी कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद करेंगी। आमतौर पर मायावती कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कम करती हैं। आज बीएसपी का प्रबुद्ध विचार गोष्ठी का समापन होना है। इस मौके पर बीएसपी सुप्रीमो का संबोधन है और माना जा रहा है कि 2022 के चुनाव का आगाज जो है इससे हो जाएगा। तो बीएसपी के प्रबुद्ध सम्मेलन के औपचारिक समापन के मौके पर लखनऊ में भव्य कार्यक्रम रखा गया है। मायावती, बीएसपी और ब्राह्मण, आखिर क्या है पूरा ये समीकरण? क्यों मायावती को दलित मुस्लिम से दलित ब्राह्मण गठजोड़ पर फिर से एक बार लौटना पड़ रहा है? 23 जुलाई से बीएसपी ने ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत की थी। पॉलिटिकल आलोचनाओं की वजह से मायावती ने ब्राह्मण सम्मेलन को प्रबुद्ध सम्मेलन नाम दे दिया था, लेकिन उनका पूरा कार्यक्रम ब्राह्मणों पर केंद्रित था। बीएसपी महासचिव सतीश मिश्रा प्रबुद्ध सम्मेलन को लीड कर रहे थे। अयोध्या में जय श्री राम के नारों के साथ शुरू हुआ सम्मेलन मथुरा पहुंचा तो कृष्ण और परशुराम के नाम की भी नारेबाजी हुई। ये पूरा सम्मेलन 4 फेज में था। प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए बीएसपी की पूरी कवायद ब्राह्मण वोट बैंक को अपने पाले में करने की थी। कितने ब्राह्मणों को बीएसपी अपने साथ जोड़ पाएगी ये तो वक्त बताएगा। यूपी की सियासत में ब्राह्मण वोटर संख्या में लगभग 12-13% है, लेकिन वो यूपी में किंग मेकर माने जाते हैं। कानपुर, चंदौली, देवरिया, बलरामपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, जौनपुर, वाराणसी, महाराजगंज, अमेठी और प्रयागराज, ये वो जिले हैं जहां ब्राह्मण ठीक ठाक संख्या में हैं। बीएसपी ने जो ब्राह्मण सम्मेलन किया उसमें इन जिलों को तवज्जो दी गई। साल 2007 में मायावती ने दलित ब्राह्मण गठजोड़ करके यूपी की सत्ता हासिल की। 2022 में भी वो अगड़ा दलित गठजोड़ करके सत्ता वापसी करना चाहती है। 2007 से 2017 तक के विधानसभा चुनाव और ब्राह्मणों की बात करें तो 2007 में सबसे ज्यादा 41 ब्राह्मण विधायक बीएसपी से थे। बीजेपी से 3, समाजवादी पार्टी से 11 और कांग्रेस से सिर्फ 2 ब्राह्मण विधायक थे। 2012 में बीएसपी के 10, बीजेपी के 6, समाजवादी पार्टी के 21 और कांग्रेस के 3 विधायक ब्राह्मण थे। यानी कि साफ है कि 2012 में ब्राह्मणों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। और अगर बात करें 2017 की, तो 2017 में बीएसपी के 3, बीजेपी के 46, समाजवादी पार्टी के 3 और कांग्रेस के पास सिर्फ 1 ब्राह्मण विधायक। अब अगर इसको एनालाइज किया जाए तो पिछले 3 विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण जिसके साथ गया, सत्ता उसके साथ आई। यही वजह है कि सतीश मिश्रा ने जितने भी प्रबुद्ध सम्मेलन किए, हर जगह उन्होंने ब्राह्मण को विक्टिम बताने की कोशिश की। राम परशुराम वाली थ्योरी का भी प्रचार किया। ब्राह्मण ट्रैक पर लौटने के पीछे की भी बड़ी वजह है। 2012 और 2017 में मायावती ने मुस्लिम दलित गठजोड़ का फॉर्मूला अपनाया, लेकिन सफलता नहीं। 2017 विधानसभा चुनाव में मायावती ने 99 मुसलमानों को टिकट दिया था, सिर्फ 5 उम्मीदवार जीत सके। 2014 लोकसभा चुनाव में 19 मुसलमानों को टिकट दिया, सबके सब हार गए। 2019 लोकसभा चुनाव में बीएसपी 38 सीटों पर लड़ी, 10 मुसलमानों को टिकट दिया, 7 उम्मीदवार हार गए। 2009 से बीएसपी ने ट्रैक चेंज किया। दलित ब्राह्मण की जगह दलित मुस्लिम पर ध्यान दिया और सत्ता से बाहर हो गई। अब एक बार फिर से 2007 वाले गठजोड़ से सत्ता वापसी की कोशिश हो रही है। मोहम्मद शबाब हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, बातचीत करते हैं। शबाब, किस तरह की तैयारी है? क्योंकि मायावती अमूमन बहुत कम आती हैं इस तरह से सामने, लेकिन कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगी। बताइएगा क्या खास इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए, चूंकि मायावती कम जरूर आती हैं, लेकिन जब भी आती हैं तो पूरे जोर शोर के साथ आती हैं, पूरे बुलंद इरादों के साथ आती हैं। और राजधानी लखनऊ में इस समय कुछ ऐसे ही नज़ारे, कुछ ऐसी तस्वीर दिख रही है। बसपा कार्यालय के सामने हम लोग खड़े हैं, हमारे कैमरामैन गोपी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। पार्टी के कार्यालय पर कार्यकर्ताओं का आना जो है वो शुरू हो गया है और सीधे तौर पर जो कार्यकर्ता हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और जो कार्यकर्ता अंदर नहीं जा पाएंगे उनके लिए बाहर इंतजाम किए गए हैं। जीनत, आप देखिए, अंदर से पूरी एलईडी लगाई गई है, कुर्सियां बिछाई गई हैं और कार्यकर्ताओं के लिए भरपूर जो है वो इंतजाम है, ताकि जो भी कार्यकर्ता अंदर नहीं जा पाएंगे उनके लिए बाहर पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। वो
बहन जी के भाषण को, बहन जी के संबोधन को बाहर बैठकर सुन सकेंगे। और चूंकि बहुजन समाज पार्टी का जो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन चल रहा था उसका औपचारिक रूप से आज समापन है, और चूंकि यूपी के 75 में से लगभग 74 जिलों तक सतीश चंद्र मिश्रा ने इस कार्यक्रम को कंप्लीट किया है लगभग 1.5 महीने के समय में। और आज लखनऊ जो अंतिम जिला बचा है जहां पर मायावती खुद जो है कार्यक्रम को संबोधित करेंगी और उसके बाद कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र देंगी और फीडबैक लेंगी अपने पदाधिकारियों से कि जो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन पूरे प्रदेश भर में हुआ है उसका क्या रिस्पांस उनके उनके जिलों में नजर आता है, उनके उनके मंडलों में नजर आता है। और सीधे तौर पर सभी पदाधिकारियों को लखनऊ बुला लिया गया था। कल रात से ही सारे पदाधिकारी राजधानी लखनऊ में ही डटे हुए हैं। और अभी पूर्व मंत्री बसपा सरकार के नकुल दुबे से भी हम लोगों ने बात की थी और वो भी इस बात को कह रहे थे कि सीधे तौर पर ये समापन नहीं है बल्कि यह आगाज है 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए। आज पूरा शहर नीले रंग में पटा नजर आता है होर्डिंग बैनरों से। चारों तरफ जो है बसपा सुप्रीमो मायावती की होर्डिंग्स जो है वो शहर भर में लगी हुई हैं। तो 22 के चुनावों में बसपा जो है वो पूरे फुल फ्लैश तरीके से उतरती नजर आ रही है। आज का मायावती का कार्यक्रम निश्चित तौर पर बसपा कार्यकर्ताओं में उम्मीद भरेगा। बिल्कुल, यही सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा कि जो काडर है वो कितना उत्साहित होता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और हम जो है मायावती क्या कहेंगी वो भी अपने दर्शकों को सुनाएंगे। बड़ी खबर आ रही है, नोएडा सुपरटेक ट्विन टावर केस की बात करेंगे। एसआईटी जांच का आज दूसरा दिन है। एसआईटी के 3 और सदस्य नोएडा अथॉरिटी आ सकते हैं। एसआईटी 40 मंजिला ट्विन टावर बनने के दौरान हुई गड़बड़ी की पीपीटी बनाएगी। इससे पहले एसआईटी ने प्लानिंग विभाग के सभी दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 40 मंजिला ट्विन टावर को गिराने के आदेश दिए थे। उसके बाद से ही इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। मुख्यमंत्री ने 2 सितंबर को जो है एसआईटी का गठन किया और एसआईटी अब सुपर एक्टिव मोड में जांच कर रही है। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हैं। हिमांशु, कल भी हमने देखा एसआईटी आती है और किस तरह से इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। 3 और ऑफिसर्स आएंगे, क्या जानकारियां हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जानकारी जिस हिसाब से है वो सामने आ रही है। 3 लोग और जो एसआईटी के सदस्य हैं वो तीनों आज पहुंचेंगे। और कल जब आईआईडीसी के चेयरमैन और एसआईटी के अध्यक्ष संजीव मित्तल यहां पर पहुंचे थे जांच के लिए, उस दौरान यहां पर पीपीटी तैयार करने को कहा गया था। पीपीटी जो है वो प्रेजेंटेशन दी जाएगी आज यहां पर, और उसमें जो अनियमितताएं बरती गई हैं लगातार, जो साठगांठ देखने को मिली है बिल्डर और नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी जो उस दौरान तैनात रहे होंगे, जिसका जिक्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी किया था कि साल 2004 से लेकर 2017 के बीच जो भी अधिकारी तैनात रहे, जो भी अनियमितताओं में रहे होंगे, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे में जो साठगांठ है उसको देखते हुए प्रेजेंटेशन की बात की गई है। प्रेजेंटेशन तैयार की जाएगी, अथॉरिटी के द्वारा प्रेजेंटेशन एसआईटी को दी जाएगी। और एसआईटी ने फिलहाल जो है सभी विभाग जो इससे संबंधित है, चाहे ग्रुप हाउसिंग हो, इसके अलावा प्लानिंग हो, ये तमाम जो विभाग हैं इनके दस्तावेज खंगाले हैं, इनके दस्तावेज लिए हैं। 3 बार बदलाव किए गए थे जो प्लान में, उसको देखते हुए। और सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने भी मेंशन किया है अपनी रिपोर्ट में पॉइंट नंबर 143 में कि फायर विभाग जो है उसने दोनों बिल्डिंग एपेक्स और सियान उनकी जो दूरी है उस पर सवाल उठाए थे और नोएडा प्राधिकरण ने की तरफ से उस दौरान भी कुछ नहीं किया गया था। ये तमाम तो किसने कहां किस किस स्तर पर लापरवाही की, इस बारे में इन्वेस्टिगेशन होगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबरें और भी रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। मेरठ में सपेरा समाज के लोगों ने बीन बजाकर अपनी आवाज बुलंद की और अपने लिए कास्ट सर्टिफिकेट की मांग की है। देखिए। मिशन 2022 को लेकर जहां सारी राजनीतिक पार्टियां जाति को लेकर पॉलिटिक्स करती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं मेरठ में अपनी जाति घोषित करने की मांग को लेकर सपेरा समाज के लोगों ने बीन बजाकर प्रदर्शन किया और अपनी आवाज बुलंद करने के साथ ही कास्ट सर्टिफिकेट की मांग की। इसके साथ ही अखिल भारतीय घुमंतु सपेरा विकास महासंघ ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर सरकार से मांग की कि सपेरा जाति को दूसरे राज्यों की तरह यूपी में अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। हमारी सिर्फ मांग एक ही है, हमारी जाति डिक्लेयर होनी चाहिए। हम जाति के लिए परेशान हैं, हमारे बच्चे परेशान हैं। हम जो हमारा रोजगार था वो रोजगार छूट गया है। जो सांप पकड़ते थे, तमाशा करते थे,
अपना पेट भरते थे, वो भी हमारा रोजगार खत्म हो गया है सर। तो इसलिए हमारी मांगे ये हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ जाति चाहिए। जाति जो है उत्तर प्रदेश की जाति लिस्ट में थी, सपेरा जाति उत्तर प्रदेश की जातियों की लिस्ट में ही नहीं, वैसे और राज्यों में सब में है। इसलिए पीछे से हमारे बैगा बनते थे, आते थे जी, अब वे बैगा भी बनने बंद हो गए जी। सपेरा समाज के लोगों का कहना है कि अगर वो पढ़ लिख भी लेते हैं तो भी नौकरी के लिए जब जाति प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं तो वो बन नहीं पाता। प्रदर्शन में कई ऐसे नौजवान भी मौजूद थे जो डिग्री लेने के बाद भी नौकरी करने के बजाय बीन बजाकर अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। MSc हूँ केमिस्ट्री से, केमिकल लाइन से, तो जाति के कारण मेरा जो है आज तक जॉब नहीं लग पाया है। 4 बार मैं ट्रेनिंग पे जा चुका हूँ, 4 से 5 बार बड़े पेपर कर चुका हूँ। 2013 में एक IAS लेवल NDA का पेपर क्लियर किया था मैंने, लेकिन इसकी वजह से मैं यहाँ पे नहीं रह गया। मेरा जो है सन 2014 में मेरा जो है आर्मी में मेरा नंबर आ चुका था सर। अच्छा। आने के बाद जो है जब पेपर में जब मैंने कागज जमा किए, जब रिकवरी हुई इनकी, तो जाति के द्वारा जो मुझे निकाल दिया गया। सर जो हमारे से जाति बननी चाहिए सर, जो हमें परमिशन आगे पढ़ने के लिए मिले। जी सर मैं BEd कर रही हूँ लेकिन हमारा एडमिशन नहीं हो पा रहा, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कॉलेज में जाते हैं लेकिन वहाँ पर हमें इनकार करके भेज देते हैं घर। सपेरा समाज के लोगों का कहना है कि कई बार इस बाबत शासन को भी पत्र लिखा गया लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका। अब इन सपेरों ने बीन बजाकर अपनी आवाज बुलंद की है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या बीन की आवाज इन्हें जाति प्रमाण पत्र दिलवा पाएगी। न्यूज़ 18 के लिए मेरठ से उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।